Hello. So in this video, I'm going to discuss with you all regarding all the things regarding NCHM 2020 counseling. Let it be your form filling, let it be your counseling schedule or reporting centers or the number or and type of certificates required by you, right? तो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. जो मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो बनाया था तब तक सारे ऑप्शंस आए नहीं थे, राइट? अब सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो विल डिस्कस ईच एंड एवरी ऑप्शन वन बाय वन, राइट? So this is the home page of NCHM Counseling 2020. इसमें सबसे पहले यहाँ सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स का ऑप्शन है, तो हम एक बार उसी पे चलते हैं. now सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ये वो सारे सर्टिफिकेट हैं जो आपको ऑनलाइन सबमिट करने होंगे और ये फिजिकली भी आपको एट द टाइम ऑफ योर फिजिकल वेरिफिकेशन ले जाने होंगे, राइट? तो फर्स्ट जो सर्टिफिकेट है आपका, दैट इज फॉर कैंडिडेट हु हैज येट टू सबमिट पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10+2 फॉर वेरियस रीजंस. यदि आप किसी भी रीजन से अपना 10+2 का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं, दैट इज योर 12th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट, यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको ये अंडरटेकिंग देना होगा. तो जैसे कई बच्चों को इश्यू आ रहा था कि उनके 12th की मार्कशीट में नेम गलत है, उनका चेंज होने गया है, इस तरह के जो भी इश्यू है उस केस में आप ये अंडरटेकिंग दे सकते हैं, ठीक है? तो ये उसके लिए रहेगा. फॉर्म सिंपल सा है, आपको अपना नाम भरना है, आपका रोल नंबर, पेरेंट्स का नाम आएगा यहाँ पे, सन डॉटर ऑफ, राइट? और आई अंडरटेक टू सबमिट माय दिस पास सर्टिफिकेट बिफोर 30th of September. तो बेसिकली ये एक डेडलाइन एक्सटेंशन के लिए हो गया कि अभी मैं नहीं दे पा रहा, बट मैं 30th of September तक आपको सबमिट करवा दूंगा, राइट? ये आपका अंडरटेकिंग है, ठीक है? तो यहाँ पर वही पेरेंट्स के सिग्नेचर, यहाँ पे कैंडिडेट के खुद के सिग्नेचर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है? तो सेकंड सर्टिफिकेट है, दैट इज फॉर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट. तो जिन्होंने भी ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई किया है उन्हें ये सर्टिफिकेट देना जरूरी है, ठीक है? तो इसमें भी वो नॉर्मल जो आपकी डिटेल्स रहेंगी वो रहेंगी, ठीक है? और इसमें ये है कि आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट, जिन्होंने भी ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई किया है, क्योंकि काफी रिजर्वेशन है इसमें, तो उन्हें ये सबमिट करना पड़ेगा, ये अंडरटेकिंग देना ही पड़ेगा, राइट? उसके बाद आते हैं थर्ड पे, मेडिकल सर्टिफिकेट. देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट ईच एंड एवरी ईयर ये कंपलसरी रहता है एनसीएचएम में, ठीक है? और इस साल तो वैसे भी कोविड की वजह से ज्यादा गाइडलाइंस थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं. बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट लास्ट ईयर तक भी लिया जाता था, ठीक है? तो इसमें बेसिकली बस आपको ये सर्टिफाई कराना होगा डॉक्टर से कि आपको जो भी इन्होंने मेंशन किया इनमें से कोई डिजीज नहीं है, ठीक है? एंड यू आर फिट टू परस्यू द होटल मैनेजमेंट कोर्स, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका रहेगा, ठीक है? और ये आपका एक फॉर्मेट दे रखा है ओबीसी सर्टिफिकेट का, जिसमें आपकी डिटेल्स आएंगी, आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कौन सा आपका स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी डिटेल्स आएंगी. और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आपको सील लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो दिस सर्टिफिकेट शुड नॉट बी इशूड अर्लियर देन 1 year, शुड बी इशूड आफ्टर April 2019 ऑनवर्ड्स. तो ये उनका है कि अप्रैल 2019 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके लिए आपको, है ना? लेटेस्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है बेसिकली, आप कह सकते हैं इस चीज से. लास्ट है ये आपका इनकम सर्टिफिकेट, इनकम एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. तो जिन्होंने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई किया है उनको ये सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा. उसकी कंडीशंस क्या क्या है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की, कि जो फैमिली इनकम है वो बिलो 8 लाख रुपीस होनी चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 5 एकड़ से ज्यादा आपके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए. रेजिडेंशियल फ्लैट जो है आपका 1000 स्क्वायर फीट और अबव का नहीं होना चाहिए. रेजिडेंशियल प्लॉट यदि आपका है, फ्लैट की अलग बात हो गई, यदि प्लॉट आपका है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, तो 100 स्क्वायर यार्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए. और ये सारी इनकी बेसिकली जो ईडब्ल्यूएस की कंडीशंस रहती हैं वो सारी हैं. इसमें आपका फोटोग्राफ भी लगेगा यहाँ पे, और वही ऑफिसर का जो सील रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा, वो सारा आपको यहाँ पे करवाना पड़ेगा, ठीक है? ये सारे सर्टिफिकेट्स रहेंगे जो आपको देने होंगे, एनसीएचएम में सबमिट करने होंगे, जो रिक्वायर्ड है. जैसे किसी को कैटेगरी का रिक्वायर्ड है तो कैटेगरी का देना पड़ेगा, एंड और इस तरह से रहेगा. उसके अलावा काउंसलिंग शेड्यूल में पहले ही आप लोगों से एक बार डिस्कस कर चुका हूं कि किस तरह से रहने वाला है. आज से दैट इज 8th of September से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, जो कि 14 तक चलेगी. अभी आप अपना जो फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस आप अपनी फिल कर सकते हैं. चॉइस लॉक करने के लिए आपको 13 से 14 सितंबर के 2 दिन का टाइम दिया गया है, जिसपे आप अपनी चॉइस लॉक कर पाएंगे, ठीक है? और ये फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपको अपनी सीट कंफर्म करने के लिए 40,000 का पेमेंट करना पड़ेगा.
ये जो पेमेंट रहता है ये आपको जो भी IHM मिलता है उसकी फीस में एडजस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी IHM की फर्स्ट ईयर की फीस, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस इज 70,000 और आपने यहाँ पे 40,000 पहले ही पे कर दिए, तो आपको रिमेनिंग 30,000 ही पे करना होगा, राइट। तो ये सारी डिटेल मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी, तो आई एम स्किपिंग दिस एज ऑफ नाउ। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द रिपोर्टिंग सेंटर। तो ये रिपोर्टिंग सेंटर्स वो रहेंगे जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे, ऑल्दो दीज आर वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर्स फॉर NCHM। तो अभी आपका जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन था, जैसा कि हमने यहाँ, मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ, काउंसलिंग शेड्यूल में भी आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहेगा। यहाँ देखेंगे आप, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रिपोर्टिंग सेंटर्स। तो ये वो रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने वाले हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ये सेंटर्स वो हैं, 15 सेंटर्स आर देयर, जो उनको वेरीफाई करेंगे कि ये सही है, या किसी ने कैटेगरी से अप्लाई किया है तो उसके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट है या नहीं है, एंड ऑल इस तरह से रहने वाला है, राइट। तो ये वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर्स का टैब था जो मैंने आपको दिखा दिया है। उसके अलावा हम बात करें लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, ये वो सारे कॉलेजेस आ चुके हैं जो NCHMCT के थ्रू आपको एडमिशन देने वाले हैं। इसमें आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो सबसे अच्छे माने जाते हैं, सेंट्रल IHM वो हैं। उसके अलावा इसमें आपको स्टेट के मिलेंगे, इसके आपको PSU में केवल एक आता है, अशोका इंस्टीट्यूट, राइट। और स्टेट IHM जो है वो मिलेंगे इसमें आपको, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी भी लिस्ट है इसमें। तो इसमें सारे वो कॉलेजेस हैं जो आपका NCHM का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, राइट। देन सीट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जाके आपको किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, उसमें से कितनी रिजर्व हैं, किस कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं, कितनी जनरल कैटेगरी के लिए हैं, वो सारी मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक करता हूँ, सेंट्रल IHM की बात करते हैं अपन, और कौन सा IHM की बात कर रहे हैं सेंट्रल में भी, लेट अस गो फॉर पूसा, या फिर मैं IHM जयपुर की बात कर लेता हूँ एक बार। सो सी, जब हमने यहाँ पे चेक किया तो जनरल EWS के लिए there are 23 seats. Total number of seats in IHM Jaipur is 243, out of which 23 seats are reserved for general EWS category. One seat is for general EWS person with disability. तो जो PWD कैटेगरी में भी आएंगे और जनरल EWS भी होंगे, तो वन सीट फॉर दैट। KM कश्मीरी माइग्रेंट होता है, वन सीट। तो इस तरह से आपका सीट का बाइफर्केशन दे रखा है। ओपन सीट्स आर 94, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट्स है वो 94 रहती है इस तरह से। OBC के लिए वी हैव 64 सीट्स एंड सो ऑन। तो ये आप किसी भी इंस्टीट्यूट का चेक कर सकते हैं, लेट इट बी सेंट्रल IHM, लेट इट बी PSU में, जैसे मैंने आपको बताया था केवल अशोक इंस्टीट्यूट आता है, तो आप उसका भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। टोटल 96 सीट्स आ देयर। आप देखना चाहें किसी स्टेट IHM का, तो आप किसी भी स्टेट IHM का भी यहाँ पे नेम पे क्लिक कर दे सकते हैं, जिसका भी आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल SIHM देहरादून का आप चेक करते हैं, तो सबमिट करते ही आपको वहां की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और कौन कौन सी कैटेगरी के लिए वो रिजर्व है, राइट। तो ये सीट मैट्रिक्स है आपका। यदि आप चाहें कि सारे इंस्टीट्यूट की और सारी सीट्स देखनी है आपको, तो आई थिंक वो भी इधर आ जाना चाहिए, फाइन। तो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन काम की रहेगी, जैसे ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई है आपके पास कि सारे जो कॉलेजेस हैं उसमें जो भी जितनी भी अवेलेबल सीट्स है उसमें कैटेगरी वाइज कितनी रिजर्व है, फाइन। तो सीट इंफॉर्मेशन से आपको ये सारा पता चल जाएगा। नाउ कमिंग टू दिस NCSM 2020, यहाँ से आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने अब तक कर ही लिया होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा, जहां पर आपसे बेसिक डिटेल्स फिल करवाई जाएंगी। उसके बाद आपको वापस से आकर लॉग इन करना पड़ेगा, फाइन। यहां से आपका काउंसलिंग का भी पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि आप चॉइस फिलिंग किस तरह से कर सकते हैं, कौन से कॉलेज को आपको प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखना चाहिए, कौन से कॉलेज को कम प्रेफरेंस देना चाहिए, एंड सो ऑन। नाउ मूविंग टू दिस पार्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। तो यदि हम 2018, 17 और 19 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स दे रखी हैं, तो हम लेटेस्ट कंसिडर करते हैं 2019 की। यदि हम देखना चाहें तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो 2019 में देवर 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, तब 3 राउंड हुए थे। तो जैसे फर्स्ट राउंड में जो आपने, जैसे आप देखेंगे, मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। IHM दिल्ली क्योंकि नंबर 1 कॉलेज माना जाता है, तो ओपनिंग रैंक फर्स्ट थी। इसका मतलब जो फर्स्ट रैंक वाला था उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया था, फाइन। पर आप राउंड थर्ड में देखेंगे
यदि जो कि फाइनल राउंड था, राउंड थर्ड, दैट वाज फाइनल राउंड, तो आप देखेंगे आईएचएम दिल्ली में जो ओपनिंग रैंक है वो 6 हो गई है। इसका मतलब जो फर्स्ट रैंक वाला था उन्होंने यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया। तो सबसे पहला अच्छी रैंक वाला स्टूडेंट था जिन्होंने आईएचएम दिल्ली में एडमिशन लिया है वो 6th रैंक है। इसका मतलब ना ही फर्स्ट रैंक, ना ही सेकंड रैंक, ना ही थर्ड रैंक, ना ही फोर्थ रैंक और ना ही फिफ्थ रैंक वाले स्टूडेंट ने आईएचएम दिल्ली में एडमिशन लिया था। उसी तरह आप देखेंगे कि आईएचएम मुंबई में 9th रैंक पे पहला एडमिशन आया है। तो ओपनिंग रैंक वेरी करेगा, बहुत हद तक वेरी करेगा, इसलिए हमें जो भी जज करना है वो क्लोजिंग रैंक से करना है, ओपनिंग रैंक कभी भी नहीं देखना है। उसका रीजन मैं समझा देता हूं। सपोज कि आईएचएम कोलकाता में पहला एडमिशन हुआ है 11th रैंक पे, यू कैन सी 11th रैंक पे पहला एडमिशन हुआ है ना। ऑब्वियसली यदि अभी किसी भी स्टूडेंट की 11th रैंक आती है तो वो पूसा ही सेलेक्ट करेंगे, राइट। पर यहाँ पर इन्होंने कोलकाता सेलेक्ट किया, तो वो रीजन हो सकते हैं कि हो सकता है वो कोलकाता में ही रहते हो इसलिए उन्होंने कोलकाता सेलेक्ट कर लिया हो, एंड देयर कैन बी अदर रीजंस आल्सो, राइट। सो कभी भी हमें ओपनिंग रैंक पे जाकर कॉलेज डिसाइड नहीं करना है, हमें हमेशा क्लोजिंग रैंक देखनी चाहिए। फाइन, सो क्लोजिंग रैंक विल गिव यू अ बेटर आइडिया अबाउट द कॉलेज कि किस रैंक तक वहां पर एडमिशन हुए हैं। दिस ओपन पीडब्ल्यूडी इज फॉर जनरल कैटेगरी पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनकी ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक। ईडब्ल्यूएस इज फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस में ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या क्या रही थी वो है। ईडब्ल्यूएस विद पीडब्ल्यूडी मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में भी आते हैं वो। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर विद पीडब्ल्यूडी, एससी एससी विद पीडब्ल्यूडी, एसटी एंड एसटी विद पीडब्ल्यूडी। और आगे आप देखेंगे तो केएम इज फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, इनका भी अलग से रिजर्व सीट्स होता है। तो आप यहां से आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। फाइन, कॉलेज को भरने का जो ऑर्डर रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, डेट आई विल शो टू यू। देखिए जनरली हमें क्या करना चाहिए, वी नो दैट आईएचएम पूसा इज नंबर 1 कॉलेज, तो सबसे पहले हमें नंबर 1 पूसा ही फिल करना चाहिए। ये किस तरह से होता है मैं आपको समझाता हूं। सी सपोज लेट मी use my pen for this. Okay, now suppose first priority पे you have filled IHM Pusa, second priority पे you have filled IHM Mumbai, and third priority पे you have filled IHM Jaipur. ठीक है, now suppose your rank is say 1800, your rank is 1800। तो जब आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे पूसा को रखा है तो जब आपका नंबर आएगा आपसे पहले 1799 का चेक किया जाएगा कि उनकी क्या प्रायोरिटी है, उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो जब आपका नंबर आएगा तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी चेक करेंगे क्या आपको पूसा मिल सकता है, वो चेक करेंगे 1800 रैंक पे सीट अवेलेबल है, नहीं है, देन दे विल मूव टू द सेकंड ऑप्शन, क्या आपको मुंबई मिल सकता है, दे अगेन विल चेक कि 1800 रैंक पे मुंबई अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, वो चेक करेंगे क्या आपको 1800 पे जयपुर मिल सकता है, मिल सकता है। तो यहां पर आपकी जो चॉइस है वो लॉक हो गई। फाइन, लॉक होने का मतलब ये नहीं होता है कि ये फाइनल हो चुका है, लॉक होने का मतलब ये है कि जयपुर में आपको सीट अलॉट की जा चुकी है। अब यदि फर्दर राउंड में मुंबई में कोई सीट खाली रह जाती है या ऐसा कुछ होता है तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन अवेलेबल है, आप ऊपर वाले ऑप्शन में ले सकते हैं सीट। पर जैसे सपोज आपने 4th नंबर पे लखनऊ फिल किया है और आपको थर्ड ऑप्शन मिल चुका है तो आप कभी भी डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हो सकता है। आप क्योंकि आपको थर्ड मिल चुका है तो आप ऊपर वाले ऑप्शंस अभी भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे, पर नीचे वाले ऑप्शन अब आपके पास अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो जो आपको फिल करना चाहिए वो ऑर्डर में फिल करना चाहिए, चाहे आपकी कितनी भी रैंक हो। सबसे पहले पूसा को रखना चाहिए, नो डाउट नंबर 1 कॉलेज है, देन यू शुड फिल मुंबई, थर्ड पे बेंगलोर आना चाहिए, फोर्थ पे यू कैन फिल कोलकाता, देन फिफ्थ पे चेन्नई, एंड सिक्स्थ पे AIHM चंडीगढ़, एंड सो ऑन, हैदराबाद, एंड देन जयपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर कॉलेज इनफैक्ट। तो ये सारे आप फिल कर सकते हैं, तो ये ऑर्डर रहना चाहिए। इनफैक्ट आप जैसे सपोज करिए मेरा एक स्टूडेंट है, ही हैज सिक्योर्ड somewhere around 700 rank in this year exam, but he wants to take admission in IHM Jaipur only। तो यदि वो फर्स्ट पे पूसा भर देते हैं और सेकंड पे वो मुंबई भर देते हैं और थर्ड पे वो जयपुर फिल करते हैं, तो उनको सेकंड पे मुंबई मिल जाता है सपोज, तो वो थर्ड पे नहीं आ पाएंगे। तो उनको क्या ऑर्डर रखना चाहिए, उनको इफ ही हैज फाइनलाइज्ड फॉर जयपुर ओनली, उन्हें फाइनल है कि जयपुर में ही एडमिशन लेना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हें जयपुर को ही देनी चाहिए। या उन्हें ऐसा रखना है कि यदि पूसा मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज जयपुर, तो फर्स्ट पे पूसा फिल कर सकते हैं, सेकंड पे आप जयपुर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी प्रोसेस होता है बट इसे हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए।
ठीक है, तो ये आपका चॉइस फिलिंग का पार्ट रहेगा। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सी रैंक पर आता है, यहां से वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये सारी चीजें रहेंगी आपकी। ठीक है, और भी कुछ इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए हो, इनकेस कोई भी डाउट हो, तो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन. I will get back to you definitely. Fine. Thank you.